हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा ही कि हम लोगों ने चैप्टर 1 पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है और चैप्टर 1 का आज जो है वो फुल रिवीजन वीडियो जो है अपलोड होने वाला है। तो उसको ध्यान से आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग वैद्युत आवेश के बारे में समझेंगे। ठीक है, वैद्युत आवेश क्या होता है तो एकदम याद रखना है, पदार्थ का वह गुण जिसके वजह से वह वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है। समझना, यानी कि यदि वैद्युत आवेश है तो पदार्थ वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करेगा, वरना वो उसका अनुभव नहीं करेगा। अब देखिए, वैद्युत आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है धनात्मक आवेश। ठीक है, धनात्मक आवेश, इसको हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। ठीक है, अब कोई भी वस्तु जो है उस पर धनात्मक आवेश कहां से आता है तो धनात्मक आवेश आने का मतलब ये हो गया, यदि कोई वस्तु A है, इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वस्तु B पर जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो क्या होगा, वस्तु इसमें इलेक्ट्रॉन, धनात्मक आवेश का मतलब क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की कमी। ऋणात्मक आवेश का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होना, ज्यादा होना। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं दो चार्ज होते हैं। चार्ज के दो प्रकार होते हैं, आवेश के दो प्रकार होते हैं। एक धनात्मक आवेश होता है और दूसरा ऋणात्मक आवेश होता है। जब इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाती है तो अपने साथ साथ द्रव्यमान को भी लेके जाती है। ठीक है, तो इसका मास या इसका द्रव्यमान कम हो जाएगा और इसका द्रव्यमान जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने साथ द्रव्यमान को भी लेकर चले गया। अब दो जो अपोजिट आवेश होते हैं, ठीक है, समझ में आ जी, एक होता है ये क्या है, अपोजिट चार्ज। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये क्या होगा, निगेटिव, और ये क्या है, निगेटिव और पॉजिटिव। ये दोनों दो आवेश, एक ऋणात्मक आवेश है और एक धनात्मक आवेश है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे को अपने तरफ खींचेंगे। वहीं पर एक के ऊपर, दोनों के ऊपर यदि समान जातीय होंगे, दोनों धनात्मक धनात्मक या दोनों ऋणात्मक ऋणात्मक होंगे, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब दोनों एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे। ठीक है, ऐसे बल लग जाएगा। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो ये हमारा आवेश होता है, वैद्युत आवेश होता है। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले वो ये है चालक के बारे में। तो हम लोग चालक किसे कहते हैं, एक हो गया हमारा चालक। देखिए, हम लोगों को पता है कि बहुत सारे ऐसे मेटल होते हैं, मेटल के अंदर दो तरीके के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। वो बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है, वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। उसके वजह से करंट जो होता है, करंट के फ्लो होने से उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मेटल के अंदर फ्री होते हैं, मतलब उनको नाभिक से कोई लेना देना नहीं होता है। वो ऐसे ऐसे जो है वो विचरण करते रहते हैं, समझिए इस बात को। तो ऐसे ऐसे वो विचरण करते रहते हैं। ठीक है, यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, करंट के लिए। ठीक है, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो चालक के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन से स्वतंत्र जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पाए जाते हैं। ठीक है, चालक हम उसे कहेंगे जो जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से पार कर जाए, पास हो जाए। ठीक है, वहीं पर एक होता है विद्युत रोधी। ठीक है, क्या होता है, विद्युत रोधी। विद्युत नाम से ही क्लियर है, विद्युत रोधी। ठीक है, मतलब क्या होगा, ये जो विद्युत धारा है, ठीक है, उसको ये क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, समझ में आया जी, क्यों रोकेगा? देखिए, विद्युत रोधी जो होते हैं, जैसे नन मेटल हो गए, उसके पास इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन उसके पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं।
तो विद्युत रोधी का मतलब क्या हो गया, वो इससे जो करंट है वो पास नहीं कर पाएगा, ठीक है, उससे करंट जो है आसानी से नहीं गुजरेगा। समझ में आ रही? तो ये विद्युत को रोकेगा, विद्युत रोधी हो गया। समझ में आ गया? इसके पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए, अब हम लोग आवेशन की विधियां, ठीक है, आवेशन की विधियां, उस पर हम लोग चलते हैं। आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां, ठीक है, विधियां क्या होता है। तो आवेशन की विधियां में सबसे पहले आप यहां पर ध्यान देना होगा, ठीक है, आवेशन की क्या क्या विधियां होती है। देखिए, तो किसी भी चार्ज को हम लोग आवेशित करते हैं, ठीक है, आवेशित करते हैं, तो एक घर्षण के कारण भी आवेशन होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ए है और बी है, दोनों धातु हैं, दोनों को हम लोगों ने रगड़ दिया। रगड़ने से क्या होगा कि घर्षण के कारण ऊर्जा उत्पन्न होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को भी ऊर्जा मिलेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को भी ऊर्जा मिलेगा, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, समझ में आ गई, वो मजबूती के साथ इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपने में, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, धनात्मक आवेश हो जाएगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो ऋणात्मक आवेश हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई। पहला विधि घर्षण से होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ये है कि मान लेते हैं कोई स्पर्श से भी हम लोग किसी भी वस्तु को आवेशित कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये धनात्मक आवेश है और इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है, ठीक, समझ में आ गई। अब ये आवेश, अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, स्पर्श करेंगे। स्पर्श करेंगे तो होगा क्या कि इसका कुछ आवेश इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये धनात्मक आवेश है तो ये इलेक्ट्रॉन्स है। जब आप इन दोनों को स्पर्श करिएगा तो जानते हैं क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन को जो इसके अंदर जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है वो इसको खींचेगा, इधर खींचेगा तो इसका जो धनात्मक आवेश है वो कम होगा, और इसका क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे इधर आया तो इसमें भी कुछ धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा स्पर्श के द्वारा, मतलब स्पर्श किया, ठीक है, समझ में आ गई। तो अब ये आवेशन हो गया। अब एक प्रकार का जो चार्जिंग थ्रू इंडक्शन भी होता है, इसमें क्या होता है, बिना स्पर्श किए हुए आपको किसी भी वस्तु को आवेशित कर देना होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये है, मेटल ए है। अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो मेटल है, ठीक है, अब हमें इसे आवेशित करना है दोनों को, ठीक है, तो यहाँ पर दो मेटल ए है, मेटल ए बी है, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर धनात्मक आवेश रख दिया, धनात्मक आवेश रख दिया, इस मेटल में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस मेटल में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जो चक्कर बंधे हुए जो इलेक्ट्रॉन है उनको आप नहीं खींच सकते, जो स्वतंत्र है वो इधर आ गए, तो इसका स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन भी इधर आ गए, तो जिसके वजह से इस पर कैसा आवेश होगा, धनात्मक आवेश होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस ए को और इसको हमने दोनों को अलग कर दिया, ठीक है, अलग कर दिया, तो एक ऋणात्मक आवेश हो गया और एक हमारा हो गया धनात्मक आवेश हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, दोनों आवेश, ये दोनों जो है हम लोगों ने क्या, इन दोनों को स्पर्श किया, क्या बिना स्पर्श किए हुए दोनों को आवेशित कर दिया, तो हम लोग बोलेंगे चार्जिंग थ्रू इंडक्शन। कोई दिक्कत की बात नहीं है बाबू। तो ये किसी भी वस्तु को आवेशित करने की ये विधियां हैं, ठीक है, समझ में आ। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश का मूल गुण। टॉपिक लिख देते हैं, वैद्युत आवेश का मूल गुण। वैद्युत आवेश का मूल गुण, वैद्युत आवेश का मूल गुण, ठीक है, मूल गुण क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहला जो गुण होता है वो यह होता है आवेशों की योज्यता, ठीक है, पहला क्या है, आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता, ठीक है, ये क्या होती है इसको समझना होगा, योज्यता, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर एक वस्तु दिया गया है, ठीक है, वस्तु के एक बिंदु पर 2 कूलम का आवेश है,
वस्तु के बी बिंदु पर +5 कूलम का आवेश है, वस्तु के सी बिंदु चाहे डी बिंदु पर -10 कूलम का आवेश है। तो इस वस्तु पर कुल आवेश कितना होगा? तो आवेशों की योजना के सिद्धांत के तहत हम लोग ऑर्डिनरी तरीके से जोड़ते हैं ना, उसी प्रकार से किसी भी वस्तु पर कुल आवेश जो है उनका हम लोगों को योग कर देना है, जोड़ देना है, तो हमें वस्तु पर कुल आवेश मिल जाएगा। जैसे ये कितना हो गया, 5 कूलम + 2 कूलम, 7 कूलम हुआ, -10 कूलम, यानी कि 7 कूलम प्लस है और -10 कूलम मान कितना होगा, -3 कूलम का इस पर Q नेट हो गया। समझ में, यही होती है आवेशों की योज्यता। दूसरा चीज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं वो ये है, वैद्युत आवेश जो है वो संरक्षित रहते हैं। तो वैद्युत आवेश संरक्षित रहते हैं, तो दूसरा वैद्युत आवेश संरक्षित है, तो इसको समझना होगा। देखिए यहाँ पर वैद्युत आवेश संरक्षित हैं, वैद्युत आवेश संरक्षित हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना होगा। इसमें क्या होता है इसको समझिए, कहने का मतलब क्या है। देखिए इसमें है क्या कि देखिए मान लेते हैं कोई आपका मेटल ए हो गया, कोई आपका मेटल बी हो गया, ठीक है, समझ में आ रही है। तो ये चीजें, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। एक ऐसा हम लोगों ने प्रणाली ले लिया, ठीक है, जो मतलब किसी को वो आइसोलेटेड है, उससे किसी से कोई तीसरे से चौथे से मतलब नहीं है, इसमें ए है इसमें बी है, समझ में आ। अब इस ए और बी के ऊपर कुल आवेश होंगे, ठीक है, समझ में आ जी, कुल आवेश होंगे। मान लेते हैं इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, ठीक है, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। तो इसके ऊपर कुल आवेश कितना होगा, इसके ऊपर हो जाएगा 0 कूलम का आवेश और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का धनात्मक आवेश हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपस में ही मतलब है, तो आप देख सकते हैं इसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 19 इलेक्ट्रॉन ए और बी पर। कुल प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, ये हो गई हमारी 21 प्रोटॉन, ठीक है। तो कुल मिलाकर आवेश क्या है, 2 प्रोटॉन ज्यादा है, ठीक है। अब ये वस्तु है, दोनों का आपस में मतलब है, लेकिन तीसरा चौथा नहीं आएगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रणाली, ये जो प्रणाली है, ठीक है, जो व्यवस्था है, क्या इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी घट बढ़ सकती है क्या? क्योंकि इसको तीसरे चौथे से कोई लेना देना है ही नहीं, तो हम लोग बोलेंगे नहीं भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा 19 ही होगा, इसके लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा 21 होगा। तो इस प्रणाली पर कुल आवेश कितना होगा, 2 प्रोटॉन का धनात्मक आवेश होगा, ठीक है, समझ में आ जाए। तो वो कभी बदलेगा नहीं, इसी के हम लोग क्या कर सकते हैं, वैद्युत आवेश क्या है, संरक्षित हो गया। यानी कि इस सिस्टम के ऊपर जो नेट चार्ज है, ठीक है, वो कभी भी नहीं बदलेगा। आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर नेट चार्ज जो होता है वो कभी नहीं बदलता है। तो यही वस्तु की ये क्या हो गई, वैद्युत आवेश क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं। इस पर आप एक क्वेश्चन भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर है, इसमें +10 कूलम का चार्ज है, इसमें 8 कूलम का चार्ज है, +8 कूलम का चार्ज है। मान लेते हैं कि अब इस पर क्या हो गया, इस पर हो गया हमारा 12 कूलम का चार्ज। तो इस पर कितना चार्ज होगा, मान लेते हैं ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, तो कुल आवेश कितना है, 18 कूलम का है। और यह एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब इसको किसी तीसरे से नहीं मतलब है। तो 18 कूलम का पहले है, बाद में भी कितना होगा, 18 कूलम का ही होगा। तो इस पर 12 कूलम का ए पर दिया हुआ है, तो 18 कूलम पुराने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 6 कूलम का आवेश रख देंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन, और ये कैसे बताया, क्योंकि वैद्युत आवेश संरक्षित रहते हैं। किसी भी सिस्टम के ऊपर जो शुरुआत का आवेश होगा, कुल आवेश होगा, बाद में कुल आवेश उसी के बराबर ही होगा, ठीक है। अब तीसरा जो है, वैद्युत आवेश संरक्षित होते हैं आवेशों का क्वांटिमीकरण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आवेशों का क्वांटीकरण, ठीक है। इसको समझते हैं, आवेशों का क्वांटीमीकरण क्या होता है। तो इसमें आपको ध्यान से समझना होगा। होता ये है कि देखिए, यदि कोई वस्तु ए है, यदि कोई वस्तु बी है, दोनों अभी क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल है, ठीक है, इन दोनों के ऊपर कोई भी आवेश नहीं है।
अब देखिए वस्तु ए से वस्तु बी पर जो आवेश जाएगी वो किस रूप में जाएगी, या तो एक इलेक्ट्रॉन के रूप में जाएगी या तो दो इलेक्ट्रॉन के रूप में जाएगी। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हैं कि जो आवेश आएगा इस वस्तु पर वो कितना आएगा, -e-2e। ऐसा थोड़ा होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन उठ कर इधर से उधर चला गया यार, ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा तो होता नहीं है। या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो दो इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो तीन इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इस पर 3 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, इस पर 3 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज। समझ में? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं Q = क्या है, +-Ne। ऐसा कभी नहीं हो। और n क्या है, यहाँ पर इंटीजर है, 1 2 3 4 5 6। समझिए इस बात को, किसी के ऊपर यदि आवेश होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। ठीक है, तो यही हो गया आवेशों का क्वांटमीकरण। ठीक है, समझ में आ? जैसे एक फ्लोर के बाद कभी आधा इलेक्ट्रॉन थोड़े जाएगा एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर। ठीक है, तो इसी प्रकार से कभी भी आवेश इस पर आधा इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक और इस पर आधा इलेक्ट्रॉन का धनात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, जैसे क्या ये आवेश पॉसिबल है क्या, 0.8 इलेक्ट्रॉन का आवेश, नहीं पॉसिबल नहीं है। यदि आपसे पूछा जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन का आवेश किसी, ये पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर क्या इंटीजर है। अब यदि आपसे पूछा जाएगा कि मान लेते हैं कि 4/2 इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो ये पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि ये तो इंटीजर है, 2 से 2 कट गया तो 2 इंटीजर हो गए, तो हाँ यस इट कैन बी पॉसिबल। यदि आपसे पूछा जाएगा 10.6 इलेक्ट्रॉन का आवेश पॉसिबल है क्या, नहीं ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इंटीजर 10.6 एक इंटीजर नहीं है। तो यही होता है आवेशों का क्वांटमीकरण। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, क्या जी, तुम साथ हो जब मेरे, दुनिया को हिला दूंगा, मैं मरने, भुला गया गाने, भुला गया सोचा कि गीत सुना है लेकिन मैं भुला गया जीवन है, क्या कहिएगा यार। हो तुम साथ हो जब मेरे, दुनिया को भुला दूंगा, अंदाज सिखा दूंगा, ला 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 ला। अब आइए आगे बढ़ते हैं बाबू, गाना बहुत सुन लिए तुम लोग यार अब पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कुलम का लॉ क्या कहलाता है। देखिए अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे कुलम का लॉ, कुलम का नियम, कुलम का नियम। कुलम जी का क्या नियम दिया हुआ था, देखो बाबू, कुलम ने बड़ी आराम से एक बातें बताई। आपको पता है एक समान जातीय वाले आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, जैसे धनात्मक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, ऋणात्मक भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। ठीक है, हमको पता है कि धनात्मक और ऋणात्मक एक दूसरे को आकर्षित करेगी, लेकिन ये कितना इन दोनों के ऊपर आकर्षित करेगी हमको पता है, लेकिन कितना उस पर बल लगेगा ये हमें नहीं पता था। ये किसने दिया, हमारे कुलम साहब ने दिया। क्या बताया, हमारे पास दो आवेश है, ये हमारे पास हो गया धनात्मक आवेश मान लेते Q1, और ये भी क्या है धनात्मक आवेश हो गया Q2। दोनों के बीच की दूरी दे दिया उन्होंने R। ठीक है, R दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है, समझिए इस बात को, R दोनों के बीच की दूरी है। अब इन दोनों आवेश, ये बिंदु आवेश है, दोनों बिंदु आवेश को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें एक लाइन मिलेगा। ठीक है, ये हमारा लाइन हो गया, उसी लाइन के लॉन्ग क्या हो गए, वैद्युत जो बल हो गए वो काम करेंगे। ठीक है, समझ में, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षण कर रहा है तो प्रतिकर्षण करेगा। कूलम न्यूटन का तीसरा नियम भी एक्शन रिएक्शन। ठीक है, समझ में, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, वो दोनों काम करेगा। ठीक है, दोनों का दिशा जो है वो विपरीत है, परिमाण में दोनों बल समान है। ये सब हम लोगों को मालूम चल गया। ये जो बल है वो माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, यदि मान लेते हैं कि
एयर है, वैक्यूम है, ठीक है, यदि बीच में वाटर पानी रख देते हैं, चाहे कोई और सारा चीजें रख देते हैं, तो ये माध्यम पर निर्भर करने वाला ये क्या है, ये बल है, ठीक है। तो माध्यम ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो F बराबर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। मतलब क्या होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के समान अनुपाती होगा, समझ में आ जी। और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है यानी r है, उसके r के जो दूरी के वर्ग का व्युत अनुक्रमानुपाती होगा। दोनों को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमारा आ जाएगा Q1 Q2 बटा r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग K बोलते हैं, Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। इस कांस्टेंट के आने की वजह से, नियतांक के आने की वजह से जो ऐसा साइन है, प्रोपोर्शनल का जो साइन है वो इक्वल के साइन में कन्वर्ट हो गया, बदल गया। अब देखिए K का जो मान होता है वो कितना होता है, 9 × 10 का घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर, यही हमारा K का मान होता है, ठीक है। एक और है F बराबर, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r स्क्वायर, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट ये क्या है, K का मान जो है, चाहे एप्सिलॉन नॉट का मान जो है, ठीक है, वो इस बात पर निर्भर करता है ना कि जो यूनिट है वो किस प्रकार, मतलब वो मीडियम जो है, माध्यम जो है, दोनों आवेश के बीच में माध्यम कैसा है। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है 8.85 × 10 का घात -12, ठीक है, समझ में आ जी। ये होता है हमारा कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको ध्यान देने वाली बात होती है, ठीक है। और के का मान आप देख सकते हैं, इसका जो साइन है, के का जो साइन है और एप्सिलॉन नॉट का साइन है, दोनों विपरीत है। के और एप्सिलॉन नॉट के बीच में जो होता है 1 के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। ये वैक्यूम के लिए ये वैल्यू है, ठीक है, मतलब निर्वात के लिए ये वैल्यू है। अलग अलग माध्यम के लिए इसका वैल्यू, के का वैल्यू अलग होगा और एप्सिलॉन जो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है वो भी अलग अलग ही होगा। अब इसके अलावा भी आपको ये देखना होगा कि जैसे एक होता है कि हमारा जो होता है, ये सब समझ में आ गया आप लोगों को, तो यही हमारा कूलम्ब का नियम होता है। अब इसको सदिश के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। सदिश के रूप में हम इसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो आवेश हैं, ठीक है, दो आवेश हैं, ये हो गया Q1 Q2, बस ये F तो लगा हुआ है, F का मान हम लोगों को मालूम है, यानी इसका परिमाण हमको मालूम है, ठीक है, समझ में आ जी। परिमाण हमको मालूम है, ये R दोनों, ये F हो गया, दोनों के बीच की दूरी जो हो गई वो R हो गई, परिमाण हमें मालूम है। हम यदि इस दिशा में एक हम लोग सदिश ले लेते हैं और वो सदिश होगा R कैप, ठीक, समझ में आ जी। तो सबसे पहले ये क्या है, F21 यानी कि फोर्स ऑन टू, दो पर दूसरे आवेश पर जो बल है, किसके आवेश के कारण, पहले आवेश के कारण, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बाबू, इसको ध्यान देने वाला है, किस पर बल लगा है, पहले पर F1, और किसके कारण, दूसरे कारण F12 है, ठीक है, समझ में आ जाए। तो F21 को अब हम लोग समझते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग को F21 लिखना है, ठीक है, F21 लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग इस F21 का परिमाण लिख देते हैं, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, परिमाण लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, F21 की दिशा में क्या है, R कैप है, तो उसको एक यूनिट वेक्टर के साथ हम लोग लिख देंगे, दोनों का दिशा सेम है तो हम लोगों ने इसको सदिश के रूप में लिख दिया। यदि हम लोगों से पूछा जाएगा F12 साहब, F12 कैसे लिखेंगे, वो भी बिल्कुल इजी है, पहले दोनों का परिमाण तो सेम है, तो K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, परिमाण लिख दिया, ठीक है। अब दिशा के लिए इसकी दिशा क्या है, R कैप है, धनात्मक R कैप है, तो इसकी दिशा, दोनों की दिशा विपरीत है, तो यदि हम लोग -R कैप लिखेंगे तो वो एक इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको -R कैप के साथ जोड़ देना है, ठीक है। तो आपको दोनों समझ में आ गया, अब बस वही करना है, उसके दिशा के अलॉन्ग एक इकाई वेक्टर, इकाई सदिश को ले लेना है, तो R कैप का दिशा इधर है तो -R कैप का दिशा इधर है, परिमाण लिखिए और उसकी दिशा में एक यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश जो है वो ले लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। बस ऐसे हम लोग ये वेक्टर का सदिश का रूप में हम लोगों ने इसको प्रदर्शित कर दिया, निकाल दिया, ठीक। कूलम्ब के नियम होते हैं,
इससे कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग हल कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हल करने के पीछे यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि हमारे पास दो आवेश हैं, ठीक है, दो आवेश है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक 10 कूलम का आवेश है, ठीक है, 10 कूलम का आवेश है, ठीक है, और नीचे भी एक ग्राउंड के ऊपर 10 कूलम का आवेश है, ठीक है, दोनों 10-10 कूलम के आवेश हैं। अब इस 10 कूलम के आवेश के वजह से ये हवा में लटका हुआ है, समझ में, लटका हुआ है, दोनों के बीच की दूरी जो है वो 1 मीटर है, ठीक है, समझ में, 1 मीटर दूरी है। तो बताना ये है कि इसका द्रव्यमान जो है वो कितना होगा। तो सबसे पहले इसका द्रव्यमान हमने मान लिया m, mg कहाँ काम करेगा, नीचे, mg यहाँ पर काम कर गया, ठीक, समझ में आया जी, क्योंकि वेट का जो फॉर्मूला होता है वो mg होता है। ये दोनों क्या है, ये समान जातीय हैं, मतलब दोनों का धनात्मक आवेश ही है, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, तो इसने इसको प्रतिकर्षण किया एक बल से F से, ठीक है, समझ में, क्योंकि यह रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, तो इस पर कुल बल कितना हो गया, 0 हो गया। तो हम लोग इसका, जब हम लोग इसका इक्वेशन लिखेंगे तो जितना ऊपर बल उतना नीचे बल, यानी F बराबर mg लिख देंगे। F का मान कितना होगा, k q1 q2 बटा r स्क्वायर, mg लिख दिया, ठीक है, समझ में, ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। k का मान कितना लिखेंगे, 9 गुने 10 का घात 9, q1 q2 कितना, 10 गुने 10, 10 गुने 10 बटा r स्क्वायर, r कितना है 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। m गुने g का मान कितना होता है 10, ये 10 से 10 कट गया, तो मास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, 9 गुने 10 का मान 10 kg, ठीक है, समझ में, यही इसका द्रव्यमान हो जाएगा, मास हो जाएगा। ये टफेस्ट क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग, ये कूलम का नियम होता है। अब अध्यारोपण का के सिद्धांत, अध्यारोपण के सिद्धांत की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या होता है, देखिए, अध्यारोपण के सिद्धांत क्या होता है जी, देखिए इसको समझिए, सिद्धांत देखिए कूलम ने दो आवेशों के बीच में बल निकाल दिया था, लेकिन यदि दो आवेश से ज्यादा आवेश होंगे तब हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर मेरे सामने है Q1 Q2 Q3, 3 आवेश है, यहाँ पर एक Q0 आवेश दिया हुआ है। अब हमें इस पर कुल बल निकालना है, तो ये क्या करेगा, ये Q1 आवेश भी इस पर बल लगाएगा, Q2 आवेश भी इस पर बल लगाएगा, मान लेते हैं ये लगाया F1, मान लिया पहले आवेश के F1 0, या फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1, इस पर F0 1 लिख दिया, ये क्या हो गया, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 2, इसको ऐसे लिख दिया, ये क्या हो गया, ऐसे भी इसने बल लगा दिया, इसको हम लिख देंगे बाबू क्या, F03, ठीक है, समझ में। तो यहाँ पर 3-3 बल है, क्योंकि 4 आवेश हैं तो किसी एक आवेश पर 3 बल लगेगा, तो यहाँ पर जो परिणामी बल होगा, परिणाम 3-3 सदिश है, तो तीनों सदिश का हम लोग क्या लिख देंगे, F01, ठीक है, F01 प्लस F02, तीनों बल का क्या करेंगे, सदिश योग ले लेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। 3 बल होंगे तो 3 बल का सदिश योग लेना है, 4 बल होंगे तो 4 बल का सदिश योग लेना है। इसे प्रश्न कैसे आएंगे, वर्ली बिल्कुल भी शॉर्ट रिवीजन के लिए हम लोग समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक हमारे पास त्रिभुज है Q, Q और Q, यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब इसकी तीनों भुजाएं क्या है, समान है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, तो ये हमारा 3 आवेश हो गया Q Q Q, ठीक है, समझ में, दोनों आवेशों के बीच में जो दूरी होगा वो 1 मीटर का, 1 मीटर का और 1 मीटर का हो गया। अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इस आवेश पर कुल बल कितना होगा। तो सबसे पहले ये वाला आवेश क्या करेगा, इस पर बल लगाएगा, देखिए बल लगा दिया F, ये भी क्या लगाएगा, बल लगाएगा, वो भी F लगा दिया। क्यों बाबू, दोनों को हम लोगों ने परिमाण में क्यों सेम लिखा है, परिमाण में हम लोगों ने इसलिए सेम लिखा है कि दोनों F बराबर कितना हो जाएगा, K Q Q बटा R स्क्वायर, दूरी कितना है 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। इसमें भी वही होगा, F बराबर, ठीक है, K Q बटा 1 का स्क्वायर, तो इसमें भी K Q बटा 1 का स्क्वायर, तो दोनों में परिमाण जो सेम होगा, तो F लिख दिया।
दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा, वो भी हमने लिख दिया। तो जो परिणामी बल होगा वो दोनों का सदिश योग होगा। तो सदिश योग होगा तो हम लोग एफ नेट निकालने का क्या सूत्र होता है, रूट अंडर पहले सदिश का परिमाण का हम लोग वर्ग कर देंगे। तो एफ स्क्वायर पहला सदिश का परिमाण का वर्ग एफ स्क्वायर हो गया, दूसरे सदिश के परिमाण का वर्ग एफ स्क्वायर हो गया, प्लस 2 गुने एफ गुने एफ, दोनों परिमाण का प्रोडक्ट गुणनफल 2 गुने एफ हो जाएगा। ठीक है, 2f स्क्वायर इंटू दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसका कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री ले लिया। अब इसको बड़ी आराम से आप लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, ध्यान देने वाली बात है, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर हो गया, 2f स्क्वायर हो गया, प्लस ये भी कितना हो गया 2f स्क्वायर हो जाएगा, और ये cos 60 डिग्री का मान 1/1/2 होता है, 1/2 लिख दिया, कट गया, ये 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मिलकर 3f स्क्वायर हो गया, तो रूट के अंदर हो गया हमारा 3f स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 3f स्क्वायर, ठीक क्या हो गया, f आ गया, तो f बराबर कितना है, रूट अंडर 3f बराबर कितना है, kq है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, परिणामी बल होगा। अब परिणामी बल का जो दिशा होगा वो कैसे होगा, बिल्कुल भी दोनों, क्योंकि ये दोनों का परिमाण समान है तो दिशा बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, ये हमारा एफ नेट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो फिर ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत के ऊपर होते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। चलिए मिटाते हैं। ठीक है, हो ला 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 बाबू, ठंडी का मौसम है, प्यारे से शंकर जी गाना में मस्त है। ठीक है, खूब प्रेम से पढ़ना, एकदम धूम मचा कर। क्या जी शंकर बाबू, कौन सा गाना सुन रहे हैं, देशभक्ति। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ओ जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, हो हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग दूसरा गीत गुनगुनाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है उसको पहले समझिए। यहाँ पर देखिए, ये हमारा है वैद्युत क्षेत्र। क्या होता है इसको समझिए पहले आप। देखिए, कोई भी आवेश होता है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे शिवशंकर बाबू हैं, परफ्यूम वर्फ्यूम मार लिया। ठीक है, परफ्यूम वर्फ्यूम मार लिया तो अगल बगल का क्षेत्र को उन्होंने क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया, परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया। तो उसी जो परिवर्तित जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, परफ्यूम का वो क्षेत्र है। उसी प्रकार से आवेश भी क्या करता है, आवेश अपने अगल बगल के क्षेत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, और उस प्रभावित जो क्षेत्र होता है, जो प्रभावित क्षेत्र होता है, उस प्रभावित क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब इसके क्षेत्र में यदि कोई दूसरा आवेश आएगा तो वो वैद्युत बल को अनुभव करेगा। ठीक है, जितना ज्यादा दूरी होगा आवेश से उतना ही वैद्युत क्षेत्र का जो प्रभाव होगा वो कम होते चला जाएगा। जैसे कोई एक आवेश है बी जो वैद्युत क्षेत्र के अंदर आ गया है, ठीक है, तो वो उसको बल, उस पर बल लगेगा और वो बल को अनुभव करेगा। अब समझने वाली बात ये है कि ये वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु आवेश है, ये हमारा बिंदु आवेश है Q, और हम लोगों को एक दूरी दिया है R। समझ में आया जी, R दूरी पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक, समझ में आया। तो एक सूत्र होता है,
वो सूत्र होता है, क्या होता है कि F बराबर Q इंटू ई। ठीक है, Q इंटू ई का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि F बराबर QE होता है, तो यहाँ पर इसके वजह से यहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक आवेश रखेंगे Q नॉट। समझ में आ गई, Q नॉट हमने आवेश रख दिया, तो ये क्या करेगा, इस पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया और इसने बल लगा दिया ऐसे, ठीक है, बल लगा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बल लगा दिया तो हम लोग ये सूत्र लगा सकते हैं, F बराबर Q नॉट, ठीक, और ई को हम लोग ब्लैक से लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये ई किसके लिए है, इसके कारण इसने यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, ठीक है, जिसकी वजह से इस पर वैद्युत बल लग गया। ठीक है, समझ में आई। तो F बराबर Q नॉट इंटू ई, Q नॉट इंटू ई लिख दिया, इस पर F बल लग गया। अब इस बात को समझिए, F कितना होगा बाबू, F के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो F बराबर हो जाएगा के क्यू गुने Q नॉट बटा आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा Q नॉट इंटू ई। Q नॉट से Q नॉट ये कट गया, समझ में आ जी। तो E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर हम लोग लिख सकते हैं के क्यू बटा आर स्क्वायर, यही ना हमारा E हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, मतलब यहाँ पर जो वैद्युत Q आवेश है R दूरी पर है, तो Q आवेश की वजह से R दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो K इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। जैसे और हम लोग जानते हैं कि यदि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र यदि E है और Q नॉट आवेश है, तो इस पर वैद्युत बल कितना लगेगा, Q नॉट गुने E, यही वैद्युत बल लग जाएगा। अब इसको समझना होगा, जैसे हम लोग ये समझते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इसका जो यूनिट होगा वो क्या लिख सकते हैं, ये इसको जब इधर लेके आएंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, F बाई क्यू नॉट। तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन, F का न्यूटन हो गया, न्यूटन बटा कूलम, यही इसका यूनिट हो जाएगा। तो यदि मान लेते हैं किसी बिंदु पर, A बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो हमारा 100 न्यूटन बटा कूलम है और आवेश 2 कूलम का है और वो धनात्मक आवेश है, ठीक। तो इस पर वैद्युत बल कितना लगेगा, तो वैद्युत बल निकालेंगे F बराबर, तो क्या करेंगे, दोनों का गुना कर देंगे, 100 गुने 2 QE, यानी कि 200 न्यूटन के बराबर बल लग जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, जैसे मान लेते हैं कि हमारे सामने वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम धनात्मक आवेश रखेंगे यानी कि प्लस 1 कूलम का आवेश रखेंगे, तो बल जानते हैं कहाँ लगेगा, बल जो है क्योंकि धनात्मक आवेश है तो जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र होगा उसी दिशा में बल भी लगेगा। लेकिन यदि ऋणात्मक आवेश रख देते हैं -1 कूलम का, तो जिस दिशा में बल होगा उसके विपरीत दिशा में, जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र होगा उसके विपरीत दिशा में बल लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे सामने एक 10 कूलम का आवेश है, 10 कूलम का आवेश है, 1 मीटर की दूरी पर ये रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे, के का मान कितना होता है, 9 गुने 10 का घात 9, के क्यू 10 बटा कितनी दूरी पर निकालना है, 1 मीटर पर निकालना है, 1 का स्क्वायर, यही क्या निकल जाएगा, ए बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकल जाएगा। अब दिशा के बारे में बात करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ए बिंदु पर होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो है वो एक सदिश राशि है। तो सबसे पहले दिशा निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक जो टेस्ट चार्ज होता है धनात्मक आवेश वाले रखते हैं। अब देखते हैं कि उस पर कुल बल किस दिशा में है, तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, इधर बल लगाएगा, तो जिधर बल लगाएगा उधर ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, समझ में। जैसे मान लेते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर 2 आवेश है, धनात्मक और ऋणात्मक, तो यहाँ पर कोई बीच में बिंदु है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी, तो यहाँ पर सबसे पहले एक धनात्मक आवेश जो है वो रखेंगे। अब ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षण करेगा, मतलब बल लगाएगा, और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो कुल बल किधर होगा, इस दिशा में हो गया, ठीक, समझ में। तो हम लोग यहाँ पर ये बात को कह सकते हैं कि इसी दिशा में कुल बल इस जो टेस्ट चार्ज है उस पर लगेगा, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी दिशा में ही होगी, ठीक, समझ में आ गया। ये चीजें आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, इसका विमीय सूत्र भी निकालना चाहते हैं तो बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए Q बराबर क्या होता है, I गुने T होता है, तो Q का विमीय सूत्र क्या होता है, AT हो जाता है। N बाई न्यूटन बाई कूलम इसका इकाई होता है, तो न्यूटन का क्या हो जाएगा, M/T का घात -2 कूलम, कूलम क्या हो जाएगा AT, ठीक है। जब हम लोग इसको
निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल टी का घात एक है तो ऊपर जाएगा तो -2 से -3 हो जाएगा, -3 और a का घात -1, यही इसका विमीय समीकरण हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। तो फिर हम लोग ऐसे इसको निकाल सकते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा, इसकी परिमाण कितनी होगी ये हम लोगों को निकल गया। फिर इसमें भी ये, क्योंकि ये सदिश राशि है तो अध्यारोपण का सिद्धांत इसमें भी काम करता है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत में हम लोगों ने पढ़ा है कि दो आवेश होगा, यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, तो यहाँ पर कोई बिंदु है O, तो दो आवेश है। तो सबसे पहले ये Q1 आवेश यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर टेस्ट आवेश रख दिया। अब टेस्ट आवेश रख दिया तो ये क्या करेगा, ये इसको इस दिशा में प्रतिकर्षण करेगा, यानी कि इसकी वजह से यहाँ पर E1 निकल गया। ये क्या करेगा, Q2 आवेश को देखिए, इसने भी इसी दिशा में क्या किया, बल लगाया, तो इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र हो गया, जो हमारा टेस्ट चार्ज हो गया। तो यहाँ पर दो वैद्युत क्षेत्र हैं, एक E1 है और दूसरा E2 है, तो दोनों का एक परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा। तो वही अध्यारोपण का सिद्धांत करता है। इनेट बराबर कितना होगा, दोनों का सदिश का योग कर देंगे। 3 आवेश होगा तो 3 वैद्युत क्षेत्र होंगे और तीनों का आपको क्या करना पड़ेगा, सदिश योग कर देना पड़ेगा। यही होता है अध्यारोपण का सिद्धांत, किसमें, वैद्युत क्षेत्र में हो चाहे बल में भी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो गया हमारा। फिर होता है जैसे हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा 1 कूलम का आवेश है, ध्यान में वाली बातें हैं। जैसे ये हमारा त्रिभुज हो गया, ठीक है, वही करेंगे। यहाँ पर 1 कूलम का आवेश है और यहाँ पर भी 1 कूलम का आवेश है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बाबू। अब यहाँ पर हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है। ये 1 मीटर की दूरी पर है और ये भी 1 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, समझ लो, ये 1 मीटर की दूरी पर है, तो यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब इसके तीनों भुजाएं समान है, क्योंकि 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 60 डिग्री का कोण बन गया है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। अब ये 1 कूलम का आवेश जो है यहाँ पर क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। उसकी दिशा किधर हो जाएगी, देखिए यहाँ पर उसकी दिशा हो जाएगी ऐसे, ये हो जाएगा हमारा E1। इसका परिमाण, ये भी 1 कूलम का आवेश है, 1 मीटर की दूरी है, तो वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होगा वो तो सेम होगा। तो वैद्युत क्षेत्र का परिमाण हो गया ऐसे E, दोनों के बीच में कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। और परिमाण क्या होता है, क्या होता है, ये 1 कूलम का आवेश है, कितना दूरी पर है, 1 मीटर की दूरी पर है। क्या सूत्र होता है, के का मान मालूम है, क्यू इसके वजह से, यानी कि 1, और दूरी कितना है 1 का स्क्वायर, Q बटा 1 का स्क्वायर, यानी कि ये E बराबर कितना हो गया, K हो गया, ठीक है। E बराबर हो गया हमारा K, ये भी E बराबर कितना हो जाएगा, K हो जाएगा। तो हम लोगों को रिजल्टेंट परिणामी वैद्युत बल निकालना है। तो कैसे निकलेगा, E नेट जो होगा वो बिल्कुल दोनों के बीचों बीच होगा, क्योंकि इसका परिमाण सेम है, तो E नेट दोनों के बीच में ही होगा। और इसका जो परिमाण होगा वो क्या करेंगे, पहले वैद्युत जो क्षेत्र है उसका परिमाण का स्क्वायर, यानी कि E स्क्वायर प्लस इसका परिमाण का स्क्वायर, E स्क्वायर ही दिया हुआ है, प्लस 2E गुने E, यानी E स्क्वायर कॉस, दोनों के बीच में कोण कितना है 60 डिग्री। तो हमने इसको लिख दिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब E स्क्वायर हो गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। इसको हम लोगों ने ऐसे लिख दिया, कट गया, 2E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर मिलकर 3E स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुने E का मान कितना आया, K के बराबर आया है, तो 3 गुने K न्यूटन बटा कूलम इसका यूनिट हो गया। बस हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे, समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग बड़ी आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा दिया जाए, ठीक है। ला 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 अमर कर दो, हो बन जाओ मीत मेरी जीत अमर कर दो, नाम का सीमा हो, बंधन हो जब प्यार करे कोई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे,
वो पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इसको समझिए, हम लोग समझते हैं। वैद्युत वैद्युत क्षेत्र क्षेत्र रेखाएं रेखाएं। अब इसको समझिए, जैसे मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं ये हमारा धनात्मक आवेश है। ठीक है, तो धनात्मक आवेश है, तो यदि हम लोग सबसे पहले एक धनात्मक आवेश को लेते हैं और उसको वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, तो जिस दिशा में वो स्वतंत्रता पूर्वक जो है वो गमन करता है, वही क्या हो जाती है, वैद्युत बल रेखाएं हो जाती है। जैसे यदि यहाँ पर धनात्मक आवेश है, यदि कोई धनात्मक आवेश यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षण करेगा ऐसे। यहाँ पर धनात्मक आवेश रखेंगे तो इसको प्रतिकर्षण, तो ये ऐसे जाएगा। यहाँ पर रखेंगे तो ऐसे, हर एक जगह करना है। तो आप इसे देख सकते हैं कि जो धनात्मक आवेश है उससे वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक, और अनंत की तरफ चली जाती हैं। ऋणात्मक आवेश रखेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिए, ऋणात्मक आवेश, तो क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले धनात्मक आवेश रखेंगे तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, धनात्मक आवेश रखेंगे तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो बस ऋणात्मक आवेश के लिए इनवार्ड हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर यानी कि वैद्युत बल रेखा धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है और ऋणात्मक आवेश पर खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसमें समझने वाली बात ये है कि ये क्या क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती है, क्या ये बंद वक्र का ये बंद होती है क्या, क्लोज लूप बनाती है क्या? तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यदि ये धनात्मक आवेश से शुरू होती है और यदि ऋणात्मक आवेश पर ये खत्म हो जाती है तो क्या होता है, ये बंद लूप हो गया क्या? नहीं, क्योंकि इसका जो शुरुआती आरंभ यहाँ से किया, खत्म यहाँ पर होगा, तो ये बंद लूप कहाँ बना पाया, तो इसको कहेंगे कि ये बंद लूप जो है वो नहीं बनाती है। दूसरा क्या होता है, इस पर यदि हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर दें, टेंजेंट यदि इस पॉइंट पर यदि हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ठीक है, समझ में आ जाए, यानी कि एक स्पर्श रेखा को यदि हम लोग खींच देंगे, और क्योंकि वैद्युत बल रेखा की दिशा होगी, जैसे इसका दिशा दिया बाहर की तरफ, अब उसके दिशा में यदि एक टेंजेंट यदि ड्रॉ कर देते हैं तो वहां पर क्या होती है, वही क्या होती है, वही नेट वैद्युत क्षेत्र जो होता है का दिशा हमें दे देता है। समझ में आ जाए, जैसे ए बिंदु पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगा वो ऐसे ही होगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसी दिशा में, जिस दिशा में ये वैद्युत बल रेखा होगा उसी दिशा में आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये नहीं कि आप ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दो वैद्युत बल रेखाएं हम लोगों ने दे दिया, यहाँ पर ए पॉइंट है, तो यहाँ पर ए पॉइंट पर दो परिणामी जो है, दो यहाँ पर इनेट जो है, इसके अनुसार इस दिशा में जो है परिणामी वैद्युत बल होगा, इसके अनुसार इस दिशा में परिणामी वैद्युत बल होगा। तो आप देख सकते हैं कि दो परिणामी वैद्युत बल नहीं ना हो सकते हैं। परिणामी वैद्युत बल जो है वो तो एक हो सकता है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करें वो तो एक हो सकता है। दो परिणामी वैद्युत क्षेत्र का दिशा एक ही बिंदु पर कैसे हो सकता है? ठीक है, परिणामी वैद्युत बल हो, दिशा हो, क्षेत्र हो, उसकी तो दिशा एक ही होता है क्योंकि सबका वो रिजल्टेंट होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, दो वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती हैं। फिर आपको समझना ये है कि जो वैद्युत बल रेखा यदि नजदीक नजदीक है, जैसे यहाँ पर आपको ध्यान देना, दो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ध्यान देगा ए बिंदु है और बी बिंदु है, तो सबसे ज्यादा वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होगा वो ए पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैद्युत बल रेखा नजदीक नजदीक है, तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो ए पर ज्यादा होगा, किसके तुलना में? बी के तुलना में। इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि यदि कोई बड़ा परिमाण वाला आवेश होता है, ठीक है, क्यू आवेश है, ठीक है, समझ में आ जी, तो और 2q आवेश है, ठीक है, तो इस ये जो है वो ज्यादा वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाएं जो है वो उत्पन्न करेगा। ठीक है, और Q जो है इसके आधा वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न करेगा। समझ में? तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, चाहे बल रेखाएं भी आप इसको कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, यदि अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स के बारे में, ये क्या होता है। देखिए, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स
क्या होता है उसको समझिए। देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी एक क्षेत्रफल सदिश है, तो क्षेत्रफल सदिश से यदि लंबवत, क्षेत्रफल सदिश से जितना लंबवत जो वैद्युत क्षेत्र रेखा है चाहे वैद्युत बल रेखाएं जो है वो गुजरेंगी, उनकी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। समझ में आया? जितना ज्यादा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं लंबवत किसी भी क्षेत्रफल से गुजरेंगी, वही क्या हो जाएगा, उसका वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। समझ में आ जी। अब क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, जैसे मान लेते हैं क्षेत्रफल सदिश के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसकी परिमाण क्या होगा, क्षेत्रफल के बराबर। उसकी दिशा क्या होती है, देखिए जैसे ये हमारा क्षेत्रफल सदिश है ए बी सी डी, तो इसका परिमाण कितना हो जाएगा, इसका परिमाण इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा। इसकी दिशा क्या होगी, देखिए दो दिशा हो सकती है, वो जो सतह है उसके ऊपर लंबवत होगा। एक होता है, एक क्या है, ये बाहर की तरफ है और एक क्या है, अंदर की तरफ है। तो आपको अंदर की तरफ नहीं लेना है, दोनों लंबवत ही हैं, आपको बाहर की तरफ लेना है, अंदर की तरफ नहीं लेना है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखेंगे तो लंबवत होगा और बाहर की तरफ होगा। नीचे भी देखेंगे तो ये क्षेत्रफल सदिश है, ठीक है, ये नीचे गया, लंबवत तो है इस सरफेस पर और बाहर की तरफ होगा। क्षेत्रफल सदिश का दिशा ये भी होता है। फ्लक्स यदि हम लोग को निकालना है, वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से लिखते हैं, ठीक है। इसका ऐसा मात्रक वेबर होता है जिसको हम WB से लिखते हैं। फ्लक्स का जो सूत्र होता है बाबू वो क्या होता है, E डॉट A कर देते हैं, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के साथ क्षेत्रफल सदिश का जो डॉट गुणांक होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, वो हमें वैद्युत फ्लक्स दे देता है। ये क्या होता है, EA, दोनों के बीच में कुछ एंगल बनेगा E और A का, ये cos थीटा हो जाता है। समझ में आया? सबसे पहले हमारे सामने देखिए ये एक ऐसे दिया गया है, अब ऐसे जो है वो वैद्युत बल है, ठीक है, समझ में E है, समझ में आ जी, E दिया गया। अब आपसे पूछेगा कि वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फाई बराबर कितना लिखेंगे, EA, इसका कुछ एरिया होगा, ये हमारा क्षेत्रफल सदिश है और वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, तो क्या होगा EA और दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, क्योंकि ये क्या होता है, क्षेत्रफल जो सदिश होता है वो अपने सतह के लंबवत होता है, तो बाहर की तरफ हो जाएगा। अब E और A के बीच में एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री, तो दोनों का जो डॉट गुणांक होता है वो शून्य हो जाएगा, यानी कि मतलब cos 90 ले लेंगे, ये cos 90, अभी क्या हो जाएगा, फ्लक्स बराबर शून्य वेबर हो जाएगा। समझ में जी। और इससे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि सतह ऐसे है और वैद्युत क्षेत्र रेखा, वैद्युत क्षेत्र जो है इस दिशा में, तो क्या कोई वैद्युत बल रेखा इसको क्रॉस करेगी, क्या नहीं करेगी, इसको छूते हुए ऐसे निकल जाएगी। तो इसीलिए इससे वैद्युत जो फ्लक्स है वो शून्य के बराबर आ गया है। ये आप लोगों को समझना होगा, ठीक है। इसको डॉट गुणांक कर देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि E हम लोगों को दिया हुआ है, E दिया हुआ है I कैप प्लस 2J कैप, ठीक है, और A दिया हुआ है हम लोगों को 2I कैप माइनस 4J कैप। हम लोगों को वैद्युत फ्लक्स निकालना है, यानी कि E डॉट A निकालना है। कैसे निकलेगा पता है, ये 1 गुने 2, 2 हो गया, ये 2 गुने 4 यानी कि -8 हो गया, ठीक है, समझ में आ जाए। तो कितना हो गया, -6 वेबर हो गया। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कुछ भी हो सकता है। धनात्मक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर यदि सतह को अंदर से बाहर, ठीक है, अंदर से बाहर यदि वैद्युत बल रेखा जा रही है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे रहेगा तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। और ऋणात्मक फ्लक्स का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक उसका उल्टा, मतलब वैद्युत बल रेखा जो होती है या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो बाहर से अंदर की तरफ आएंगी सतह पर, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फ्लक्स जो हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा, यानी ऋणात्मक हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, यही हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ दे देगा, जैसे एरिया दिया हुआ है आपको 2 मीटर स्क्वायर और जो वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है वो 10 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। यदि हमसे कोई बोलेगा कि वैद्युत फ्लक्स निकालिए, तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, EA और एंगल भी दिया होना चाहिए, मान लेते 60 डिग्री एंगल दिया दोनों के बीच में, तो EA cos थीटा, तो फ्लक्स बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुने 2 गुने cos 60 डिग्री हम लोग ले लेंगे। तो अब मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में समझाऊंगा। हमारे पास एक धनात्मक आवेश है, उतना ही परिमाण का एक ऋणात्मक आवेश है, दोनों आवेशों के मध्य में एक
एक दूरी है 2a, ठीक है। तो इस व्यवस्था को हम लोग बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। समझ में आ गया। अब क्या होगा, इसका एक बीच मध्य बिंदु होगा, यहां से यहां तक की दूरी होगी a, और फिर यहां से यहां तक की दूरी होगी a, और दोनों मिलकर क्या हो गया 2a हो गया। अब देखिए जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं हम लोग, आघूर्ण जब आएगा तो इसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। अब इसको p से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, यह एक सदिश राशि है। इस सदिश है, इसका परिमाण भी होगा, इसका दिशा भी होगा। तो इसकी दिशा जो है वो धनात्मक ऋणात्मक जो आवेश है उससे धनात्मक आवेश की ओर होगी, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर इसकी दिशा होगी। इसका परिमाण क्या होगा q, और गुणे दोनों के बीच में जो दूरी है, एक आवेश ले लिया और दोनों आवेशों के मध्य में जो दूरी है, दोनों का जो हम लोगों ने प्रोडक्ट किया, गुणा किया, तो हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम लोगों को मिल गया। अब ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या ये हमारा जो है वैद्युत द्विध्रुव है कि नहीं, तो आप बोलेंगे एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, सही है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर +4 कूलम का है और यहाँ पर -3 कूलम का है। तो आप देख सकते हैं दोनों का जो परिमाण है वो समान नहीं है, तो हम बोलेंगे कि नहीं साहब ये जो है हमारा वैद्युत द्विध्रुव नहीं है। अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे 2 कूलम और यहाँ पर -2 कूलम करते हैं। अब यहाँ पर एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, दोनों के ऊपर जो है मतलब दोनों का परिमाण जो है वो सेम, तो ये जो होगा वो वैद्युत द्विध्रुव को बनाएगा। इसकी दिशा क्या होगी, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ। मान लेते हैं कि दोनों के बीच में जो दूरी है वो 2 मीटर के बराबर है, तो इसका दिशा मिल गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। इसका परिमाण कितना होगा, तो परिमाण के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक आवेश ले लेंगे क्योंकि ये सदिश राशि है, तो इसका परिमाण जो होगा वो धनात्मक ही आएगा। तो एक हम लोग यहाँ पर क्या करें, 2 कूलम में किससे मल्टीप्लाई करें, दोनों के मध्य में जो दूरी है यानी 2 है, तो दोनों के मध्य में दूरी कितना है, यहाँ पर 2 मीटर है, तो 2 मीटर में हम लोगों ने गुणा कर दिया, यानी कितना 4 कूलम मीटर। इसका ऐसा ही मामला क्या होता है, कूलम गुणे मीटर हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने चार्ज को दूरी से गुणा किया। विमीय सूत्र के बारे में बात करेंगे तो Q बराबर कितना होगा, I गुणे T, यानी Q का क्या होगा, AT होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इसका जो हमको इसका ऐसा ही मार्केट पता है तो विमीय सूत्र भी हम लोग लिख सकते हैं AT, और ये क्या हो जाएगा L हो जाएगा। ठीक है, समझ में ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, तो ये इसका विमीय सूत्र भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इसके पास एक होता है अक्षीय अक्षीय रेखा। अक्षीय रेखा क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा धनात्मक आवेश है, यहाँ पर हमारा ऋणात्मक आवेश है। अब क्या होता है, अक्षीय रेखा को हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए अक्षीय रेखा क्या होती है, ये जो रेखा होती है वो होता है अक्षीय रेखा, यानी कि एक्सियल है। समझ में आ गया, ये अक्षीय हो गया। ठीक है, अक्षीय रेखा। ठीक है, अब इस पर हम लोग किसी बिंदु पर हम लोग चाहें तो हम लोग वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। दोनों के मध्य में दूरी हम लोग कितना लेंगे, 2a ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अक्षीय रेखा की बात करते हैं, तो अक्षीय रेखा पर जानते हैं जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, जैसे ये पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट जो है वो मध्य बिंदु से r दूरी पर है। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र को निकालना है, उसका परिमाण जो है वो कितना आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2kp कर दिया, 2kp कर दिया। अब क्या करेंगे, 2kp r बटा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, समझ में, ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। r क्या है, मध्य बिंदु से बीच की दूरी से कितने दूरी पर हमको निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया। और इन क्या है, इन दोनों का जो दूरी होगा, ठीक है, जो आवेशों के बीच मध्य में दूरी 2a होगा, और आधे दूरी को हम क्या बोलेंगे, वो हमारा a हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ऐसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र को निकाल लेते हैं। इसकी दिशा क्या होती है, दिशा निकालना तो सबसे पहले आप यहाँ पर धनात्मक आवेश रखेंगे, धनात्मक आवेश रखेंगे तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, E1, और ये क्या करेगा, इसको अपने से दूर करेगा। लेकिन क्योंकि ये दूर है तो यहाँ पर जो नेट बल होगा, मान लेते हैं इसको F2 मान लेते हैं और ये F1 मान लेते हैं। तो जो नेट बल होगा, नेट बल कौन होगा, F1, इसकी वजह से F1 है, F1 इज ग्रेटर देन F2। समझ में?
तो ये नेट बल जो होगा वो किस दिशा में है? नेट बल जो है वो इस दिशा में है, एफ नेट इसी दिशा के अंदर। अब एफ नेट इस दिशा के अंदर है तो वैद्युत क्षेत्र किधर होगा? इधर ही होगा। समझ में आती है? तो क्षेत्र इधर होगा, यानी कि आप देख सकते हैं कि जिधर डायपोल मोमेंट है हमारा, डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ, उधर भी क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। यदि क्या हो, यदि r की दूरी जो है, मतलब ये जो दूरी है वो बहुत ज्यादा हो जाए, वेरी वेरी ग्रेटर देन a, ठीक है? तो हम जानते हैं कि ये r बहुत ज्यादा है, उसमें से a घटेगा, तो वो छोटा होगा। तो हमारा जो नेट अब आएगा वो कितना आ जाएगा? 2kpr, ठीक है? समझ में आ गया? अब p क्या है? p डायपोल मोमेंट है, डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, वैल्यू जो जुड़ आउटपुट है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर p निकाला है, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अब ये इन दोनों में से इसको हटाइए तो r स्क्वायर का होल स्क्वायर r का पावर 4 ये कट जाएगा, यानी r का पावर 3। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का पावर 2, क्योंकि ये तो कांस्टेंट होगा, जो इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो p, उसका मान तो बदलेगा नहीं, p का मान नहीं बदलेगा, ठीक है? तो हम लोग जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो 1/r³ पे क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया, ठीक है? तो ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम लोग एक अक्षीय रेखा हो गया और निरक्षीय रेखा। तो निरक्षीय रेखा को सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर एक धनात्मक आवेश है, यहाँ पर एक ऋणात्मक आवेश है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है? धनात्मक और ऋणात्मक आवेश है, यहाँ पर हम लोग एक मध्य बिंदु रख देते हैं O, ठीक है? समझ में? अब यहाँ पर आप देखिए, ये क्या हो गया? हमारा निरक्षीय रेखा हो गया। अब निरक्षीय रेखा हो गया, इसके एक बिंदु पर हम लोग क्या करेंगे? इसके एक बिंदु पर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को वैद्युत क्षेत्र निकालना। तो सबसे पहले ये क्या करेगा? यहाँ पर हम लोगों ने धनात्मक आवेश रख दिया, तो ये इसमें क्या करेगा? रिपेल करेगा, ठीक? समझ में? ये यहाँ पर हम लोगों ने एक ऋणात्मक आवेश रख दिया, ये इसको क्या करेगा? चेक करेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा E, ठीक है? तो रिजल्टेंट जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो किस दिशा की ओर होगा? इस दिशा की तरफ होगा। ये हमारा नेट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या होता है कि जो डायपोल मोमेंट है, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण है, उसकी दिशा की तरफ से ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ। तो आप देखेंगे निरक्षीय रेखा में जो नेट परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा और डायपोल मोमेंट होगी, द्विध्रुव आघूर्ण, दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री, ऐसे दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है? अब इसका परिमाण कितना होगा? परिमाण पर आते हैं हम लोग। परिमाण क्या हो जाएगा? हमको पता है kp/r² + a² का पावर 3/2, ठीक है? r के बारे में हम लोग पता है, ये यहाँ से केंद्र से इस बिंदु पर हमें निकालना है, वो क्या हमारा r। a क्या है? हमें पता है, दोनों आवेश के मध्य में जो दूरी है कितनी है? 2a के बराबर है, ठीक है? समझ में आ गया? तो 2a के बराबर दोनों आवेश के मध्य में जो दूरी है वो 2a के बराबर है, तो a क्या है? उसका आधा, ठीक है? तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे? लोग समझेंगे ये हमारा जो नेट वैल्यू क्षेत्र होगा वो ये होगा। यदि हम लोग बात करेंगे r का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा a से, तो क्या होगा? यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? तो ये r² + a² क्या बहुत बड़ी संख्या में r² बहुत छोटी संख्या a² को जब हम जोड़ेंगे तो दोनों का जो परिणाम होगा वो बहुत ही छोटा आ जाएगा। तो E बराबर कितना है? ये आ जाएगा हमारा kp/r² और पावर कितना है? 3/2, समझ में आ गया? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो kp, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 × 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, kp/r³। तो आप देखेंगे कि निरक्षीय रेखा पर क्या हो जाएगा? यदि r का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा a से, यानी कि यदि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण छोटा होगा, यानी कि a छोटा होगा, दोनों के बीच में दूरी छोटी होगी, तो हम लोग ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो निरक्षीय अक्षीय रेखा है, ठीक है? अक्षीय रेखा पर क्या 2kp/r³ है, और जो निरक्षीय रेखा है, ठीक है, वो kp/r²। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे निरक्षीय रेखा पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है, यानी कि इक्वेटोरियल लाइन इसको इंग्लिश में बोल दे, इज इक्वल टू ई एक्सियल के बराबर है, ठीक है? कब? जब r का मान बहुत ज्यादा होगा a से। तो ये कंडीशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है?
समझना है। अब इसे हम मिटाते हैं। ला 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 मेरी जीत हमारे कर। देखिए ना, हम लोग पढ़ा रहे थे, ठीक है, पढ़ा रहे थे, हमने लगाया परवाह किसी से आ रहा हूँ इंसान, ये पता आवाज आ रही है, आदमी हम लापरवाह है, ठीक है। तो अभी माइक लग रहा है, ना उन्होंने ध्यान दिया, ना उन्होंने सिग्नल दिया, ना मैंने सिग्नल दिया, ठीक है। अब टकाटक आवाज आएगा, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग इसको मिटाते हैं, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी इसको करना है। ला ला अमर कर दो, हो बन जाओ मीत मेरे, मेरी जीत अमर कर दो, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। अब आइए, अब हम लोग आप लोगों को पढ़ाते हैं गॉस के नियम, ठीक है। तो गॉस नियम क्या होता है इसको समझिए, ठीक है। गॉस लॉ, ठीक है, चाहे गॉस के नियम, इसमें आपको समझना होगा। इसमें क्या होगा, गॉस ने कहा कोई भी एक बंद पृष्ठ लीजिए, तो बंद पृष्ठ ये हमारा क्या हो गया, एक बंद पृष्ठ हो गया, ठीक है, मतलब ऐसा पृष्ठ जो बंद हो। अब इस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश होगा, ठीक है, मान लेते 3-4 आवेश हैं, Q1 Q2 Q3। तो इस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश होगा, ठीक है, समझ में आए। तो उसका एक सारे आवेश को यदि हम लोग बिल्कुल भी साधारण अलजेब्रा के नियम से हम जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा Qnet, और Qnet यहाँ पर कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। तो कहा कि काहे के लिए इतना चक्कर वक्कर लगाते हो यार, सीधे से फ्लक्स हम लोग निकाल सकते हैं। क्या करिए, सबसे पहले देखिए कि इस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितने हैं, ठीक है, देख लिया Qnet है। अब क्या करिए, उसको 1/ε0 से गुना कर दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों का जो परिणाम आएगा, ठीक है, वही तो वैद्युत फ्लक्स होगा इस सतह से, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही क्या होता है, हमारा गॉस लॉ होता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे एक रॉड है, इस पर 10, इसका लंबाई है 4, इसका 4 मीटर, और इस पर चार्ज है 8 कूलम का। अब ये क्या है, ये हमारा 3 मीटर अंदर है और 1 मीटर ये बाहर दिखा रहा है, ठीक है, समझ में आइए। तो 3 मीटर ये अंदर है, तो 3 मीटर अंदर के वजह से इस पर जो इसके चार्ज जो इसके अंदर है वो कितने होंगे, 4 मीटर पर 8 कूलम, यानी कि 1 मीटर पर 2 कूलम, तो 3 मीटर पर 6 कूलम, तो 6 कूलम इसके अंदर हो गए, बटा ε0 का वैल्यू हम लोग कर देंगे, तो ये हमें कुल फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ε0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो 8.85 गुने 10 टू जाकर पावर -12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ये हमारा क्या हो गया, गॉस लॉ यानी गॉस के नियम हो गए। अब आपको समझना है कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट नियम है। जैसे मान लेते हैं कि देखिए ये हमारा ये हम लोग कह सकते हैं क्यूब, जिसकी सारी भुजाएं 3 डायमेंशनल है, सारी भुजाएं क्या है, बराबर है, ठीक है। अब इसकी सारी भुजाएं जो है वो बराबर है, तो यदि इसके कॉर्नर पर, ये कॉर्नर हो गए, कॉर्नर के ऊपर यदि हम लोग एक आवेश रख देते हैं Q, तो आप देखेंगे कि इसका 1/8 पार्ट क्या है, उसके अंदर है। तो इसे क्या हो जाएगा, Q/8 पार्ट अंदर है, एक आवेश रख दिया। तो यदि हम लोगों ने इसके सतह पर रखा तो जानते हैं कितना पार्ट अंदर है, Q/2। यदि हम लोगों ने इसको इस बिंदु पर यदि रखा, ठीक है, ABC, इस बिंदु पर यदि हम लोगों ने रखा तो जानते हैं इसका कितना पार्ट अंदर है, Q/4 जो है ये अंदर है, और बाकी सारा पार्ट जो है वो इस क्यूब के बाहर, ठीक है।
तो ये हो गया। यदि हम लोग इसके सेंटर पर रख देते बीच में, तो ये पूरी तरीके से अंदर है, क्यू पार्ट अंदर है। ये बात आपको ध्यान से समझने वाली बात है। तो सबसे पहले हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास 4 आवेश हैं, तो इसका कितना पार्ट अंदर है, Q/8। तो Q/8 कुल आवेश अंदर कितना है, इसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो Q/8 प्लस इसका कितना, Q/2 पार्ट अंदर, यदि फेस पर होगा तो सतह पर होगा तो Q/2 पार्ट अंदर चला गया। इसमें क्या होगा, कितना अंदर है, यदि उसके एज पर होगा तो Q/4, तो Q/4 अंदर चला गया। ठीक है, और ये पूरी तरीके से अंदर है तो क्या हो जाएगा, Q। ठीक है, समझ में आई। तो ये चीजें अब इन सबको यदि हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सबको यदि हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ लीजिए, हम लोग को एक क्यूनेट निकल जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। Q + 4Q + 2Q + Q। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि 3 7 8Q/Q। 8Q/8 मतलब क्या, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों का सम प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 8Q आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इसको जोड़ते हैं, 10 14 1 15Q, 15Q/8 आ गया। ठीक है, 15Q/ कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। ठीक है, तो अब 15Q/8 आ गया, तो ये आवेश क्या है, इसके अंदर है। अब अंदर है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स कितना हो जाएगा, 15Q/8/ε0। इस सरफेस से यदि ऐसा आवेश दिया रहेगा, 4 आवेश जो दिया है, तो इतना ही हमें वैद्युत फ्लक्स मिलेगा। अब देखिए, गॉस ने कुछ अपने नियम दिए, गॉस ने जो अपने नियम दिए उसके अनुसार हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। सबसे पहले हम लोग गॉस के नियम का इस्तेमाल करते हुए इसका प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, जैसे मान लेते हैं कि हम एक स्फीयर ले लेते हैं, बीच में हम लोग एक आवेश ले लेते हैं Q। ठीक है, समझ में आ जी। तो यहाँ पर E, हम लोग जानते हैं फ्लक्स E और DA का जो दिशा होगा वो सेम होगा। तो हम लोग यहाँ पर E बाहर की तरफ होगा और DA का भी दिशा क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं E गुने, क्योंकि यहाँ पर जितने इसके सतह पर जितने भी वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होगा वो सेम होगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग कहेंगे E गुने 4πr², 4πr²। ठीक है, E गुने 4πr²। ठीक है, EA बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा Q/ε0। ठीक है, मतलब इसके अंदर यही ना आवेश है। ठीक है, तो ये हम इसको प्रूव करना है, इतना हम लोगों को लाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमको लाना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं फ्लक्स बराबर तो ये होगा, यहाँ तक हम लोगों को लाना है। तो हम लोग जानते हैं E बराबर कितना होगा, E बराबर हम लोगों को पता है KQ/r² गुने एरिया कितना है 4πr²। यहाँ पर इस पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, Q आवेश है, R की दूरी पर है तो KQ/r² हो जाएगा। तो ये रफली हम लोग इसको प्रूव कर रहे हैं। तो r² से r² कट गया, हम K का मान कितना होता है 1/4πε0। तो Q/4πε0 गुने 4π। ठीक है, 4π से 4π कट गया। तो अब देख सकते हैं गॉस ने भी तो यही कहा था, गॉस ने कहा था इतना करने की क्या जरूरत है, E.A करके हम लोगों ने जो वैद्युत फ्लक्स निकाला वो क्या आ गया, Q/ε0। गॉस ने तो भी यही कहा था कि नेट आवेश कुल आवेश अंदर में कितना है, Q/ε0। तो इसी प्रकार से हम गॉस लॉ को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि आप वैद्युत फ्लक्स निकालिए E.A से और आप उसको साबित करिए कि वो नेट आवेश बटा ε0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। अब देखिए, गॉस ने बहुत ज्यादा फायदा भी पहुंचाया। कैसे फायदा पहुंचाया, एक अनंत लंबाई वाला तार है, ये ध्यान दीजिएगा, अनंत लंबाई वाला तार है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम लोग को वैद्युत क्षेत्र निकालना है, कितनी दूरी पर है हमारा, ये r दूरी पर है। ठीक है, समझ में आ जी, इसका क्या है, लेमडा है। तो हम लोग यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। E बराबर कितना हो जाएगा, 2K λ/r। ठीक है, समझ में आ गया, ये वैद्युत क्षेत्र होगा, अनंत लंबाई का चार्ज है। लेमडा क्या होता है, लेमडा को आप लोगों को समझना होगा, ये होता है हमारा रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। और लेमडा बराबर कितना होता है, जैसे मान लेते हैं हमको लोगों को लेमडा निकालना है, जैसे इस पर हम लोगों को लेमडा निकालना है। इस पर सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 2 कूलम का आवेश है, 2 कूलम का आवेश है और ये 4 मीटर है। ठीक है, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, Q/4, मतलब 2 कूलम/4 मीटर। ठीक है, समझ में आ जी। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, मतलब ये कितना आ गया हमारा 1/2 कूलम पर मीटर। यही हमारा क्या हो गया,
रेखीय आवेश घनत्व हो गया। ठीक है, तो लेमडा का मान हम लोग को निकल जाएगा, क्योंकि हम लेमडा का मान कैसे निकाल सकते हैं, ये अनंत लंबाई वाला तार है, लेकिन हम लोग एक लंबाई ले सकते हैं, एल लंबाई ले सकते हैं, और इस पर आवेश भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, Q बटा एल कर देंगे तो हमें लेमडा मिल जाएगा। K का मान हमें पता है 9 गुने 10 का घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। आर कितनी दूरी पर है, जैसे ए तार से कितनी दूरी पर है, मान लेते हैं 2 मीटर 1 मीटर होगा। अब ऐसे क्वेश्चन क्या देते हैं, क्वेश्चन हम लोग को ये देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ये लेमडा दिया हुआ है, यहाँ पर यदि हम एक आवेश रख देते हैं ए बिंदु पर, मान लेते हैं कि आपका Q नॉट रख देते हैं, तो इस पर बल लगेगा। तो वो बल कितना लगेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें E पता है और Q नॉट पता है, तो हम लोग बल कैसे निकालेंगे, F बराबर क्या करेंगे, Q नॉट गुने E, इन दोनों का गुना कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम उस बिंदु पर बल भी निकाल सकते। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि अब एक चादर है, ठीक है, समझ में, एक अनंत चादर है, मतलब बहुत बड़ा चादर है। अब बहुत बड़ा चादर है, अब इसका ग्राफ बनाएंगे ई और आर के बीच में, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये वैद्युत क्षेत्र है और ये आर है, तो दोनों के बीच में आप ग्राफ बनाएंगे तो देखेंगे ये दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि आर के बढ़ने से ई का मान घटेगा, तो आर के बढ़ने से ई का मान घट गया। ठीक है, यही आपका ग्राफ हो जाएगा। मतलब क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र नीचे आने का मतलब क्या, वैद्युत क्षेत्र का घटना, और आगे बढ़ने का मतलब, इधर जाने का मतलब क्या, आर का बढ़ना। तो ये दोनों बता रहा है कि यदि दूरी बढ़ाएंगे और दूर होते जाएंगे तार से, आर का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र घटते चला जाएगा। ठीक है, अब ये एक होता है, एक चादर होता है, तो चादर हम लोग जानते हैं, हमारे घरों में भी चादर का इस्तेमाल होता है, तो वो चादर की वजह से हमारा वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो वो हो जाता है, मान लेते हैं कि ये हमारा चादर हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके वजह से वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर निकलता है। जैसे मान लेते हैं चादर है और चादर के ऊपर धनात्मक आवेश, चाहे कोई भी आवेश आप ले लेंगे, अब वो कितने, और ये अनंत लंबाई वाला चादर है, मतलब बहुत लंबा ये चादर। ठीक है, उसका एक पार्ट ले लेंगे, तो एक होता है हमारा जो जो एक पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, उसको हम लोग सिग्मा से लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एरिया कितना है और आवेश कितना है, तो आवेश और एरिया को यदि हम लोग विभाजित कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा क्या, पृष्ठीय घनत्व, आवेश घनत्व मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये एरिया है, ये 2 मीटर स्क्वायर का है, इस पर 10 कूलम का आवेश हम लोगों ने रख दिया है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 10 कूलम बटा 2 मीटर। ठीक है, यही तो होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, 5 कूलम बटा मीटर एक स्क्वायर, ये हो गया हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग ए बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा वो वैद्युत क्षेत्र, ई बराबर जानते हैं कितना हो जाता है, वो हो जाता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मजे की बात ये है कि जैसे वो चादर से कितनी दूरी पर है उससे उसको कोई लेना देना नहीं होता है, पृष्ठीय घनत्व जो होता है वो चादर से कितनी दूरी पर है उससे उसको लेना देना नहीं है। ग्राफ बनाएंगे ई और आर के बीच में, तो हमने जैसे बता दिया कि आर पर वो निर्भर नहीं करता है, ई का मान जो है वो एक नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसका मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, वो दूरी से उसको कोई लेना देना नहीं है, दूरी से ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र इंडिपेंडेंट है चादर वाले केस में। तो ये भी चीजें आपको समझ में आ गई। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक चादर दिया गया है, चादर हम लोग ऐसे ओढ़ ले सकते हैं। अब यहाँ पर ए बिंदु है और बी बिंदु है, तो दोनों बिंदु पर आप देख सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होगा, दिशा की बात नहीं कर रहे, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जहां तक बात करें आप दिशा की, तो इधर एक धनात्मक आवेश रखिए, ये क्या होगा, इस पर इस दिशा में बल लगाएगा, और बी पर भी क्या करेगा, इसी दिशा में बल लगाएगा, तो दोनों पर ई सेम दिशा में है। लेकिन यदि यहाँ पर कोई बिंदु हो जाएगा सी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, लेकिन ये इधर होगा। ठीक है, समझ में आया, तो दोनों का दिशा विपरीत है, दो तरफ है, तो समझ में आ गया, लेकिन परिमाण जो है वो सेम, परिमाण जो है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। फिर अब हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग आगे हम आपको बताएंगे
कि जैसे मान लेते हैं कि गोलीय खोल है, गोलीय खोल है, तो गोलीय खोल को अब देखिए ये हमारा गोलीय खोल हो गया। अब ये गोलीय खोल है तो यहाँ पर इसके ऊपर आवेश हम लोगों ने दे दिया, ठीक है, उसके सतह के ऊपर हम लोगों ने क्या कर दिया, आवेश दे दिया। यह एक गोलीय खोल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस बिंदु पर, ए बिंदु पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ा गोलीय खोल हम लोग ले लेंगे। समझ में आ गया? यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान हम लोग E मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स निकालेंगे E गुने ये दूरी कितना है R, ठीक है, R दूरी है, और इसका जो त्रिज्या है वो कैपिटल R के बराबर है। तो हम लोग वैद्युत क्षेत्र जो है वो जो गॉसियन पृष्ठ है बड़ा वाला उससे निकालना है। तो E गुने 4 पाई R, ठीक है, ये हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स निकाल दिया, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक Q आवेश है, ठीक है, तो क्या करेंगे Q बटा एप्सिलॉन नॉट हम लोग इसको कर देंगे, क्योंकि इस गोलीय पृष्ठ के अंदर कितने आवेश अंदर है, प्लस Q, ठीक है, प्लस Q बटा एप्सिलॉन नॉट। E बराबर कितना आ जाएगा, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा R दूरी पर। यदि ये इस बिंदु पर आ जाए, मतलब इसके सतह पर आ जाए, तो सतह पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस ऐसे बढ़ेंगे तो जो छोटा वाला आर है उसका वैल्यू घटेगा, घटते 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 कितना हो जाएगा, वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, हम लोग E बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने R स्क्वायर, ठीक। अब सतह के यदि अंदर आ गया तब क्या करेंगे, सतह के अंदर आ गया तो इसको देखिए, ध्यान दीजिएगा, वो सतह के अंदर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये R हो गया अब, ठीक है। तो क्या होगा, E गुने 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ये फ्लक्स हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स E A, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी सतह पर परिमाण वैद्युत क्षेत्र का सेम होगा, गुने हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो आवेश होगा वो कितना होगा, 0 बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है ये वाला जो गॉसियन पृष्ठ है उसके अंदर तो कोई आवेश नहीं है। अब कोई आवेश नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 बटा एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर कितना हो जाएगा, 0। यानी हम लोगों ने देखा कि यदि बाहर होगा तो ये फॉर्मूला होगा, सतह पर होगा तो ये फॉर्मूला होगा, अंदर होगा तो वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ, जैसे मान लेते हैं कि ए बिंदु पर, इस बिंदु पर, ये बिंदु क्या है, अंदर है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन बाई कूलम, ठीक है। समझिए इस बात को। इस सतह पर यदि आप देखेंगे 0 न्यूटन बाई कूलम हो जाएगा। इसके सतह पर देखेंगे, जैसे मान लेते हैं इसके सतह पर, तो क्या हो जाएगा 1, ये के का मान है KQ बटा R स्क्वायर। सतह से दूर होगा तब भी K इंटू इसके ऊपर जितना भी आवेश है Q बटा R स्क्वायर, ये 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K का मान होता है। तो फिर हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को यदि हम, आप देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को यदि हम वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तब क्या होगा, उसको जरा देखिए। तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया, तो इस पर क्या लगेगा, इस पर एक चीज लगेगा, टॉर्क। इसको जब आप वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, इस पर लगेगा टॉर्क। और टॉर्क क्यों लगेगा, मान लेते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो इस पर क्या लगेगा, इस पर क्योंकि ये ऋणात्मक आवेश है और ये वैद्युत क्षेत्र का दिशा इधर है तो बल लगेगा कुछ इस दिशा में। ये क्या है, धनात्मक आवेश है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में, तो बल लगेगा इस दिशा में। और इन दोनों के बीच में दूरी कितना है, 2a, ठीक है, समझ में, 2a दोनों के मध्य में बीच में दूरी है। तो हम लोग जानते हैं दोनों पर बल लग रहा है, तो यहाँ पर परिणामी बल कितना होगा, ये वैद्युत द्विध्रुव पर 0 होगा। लेकिन ये क्या करे, इसको घुमा रहा है, तो घुमा रहा है तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, घुमा रहा है तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि जो परिणामी जो वैद्युत बल होगा, मतलब जो, तो ये घुमा रहा है तो इसके ऊपर क्या होगा, टॉर्क होगा, ठीक है, समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये टॉर्क होगा तो वो टॉर्क का मान कितना होगा, टाउ होगा। तो सबसे पहले क्या करिए, इसका सूत्र क्या होता है, एक बल ले लीजिए, बल बराबर क्या हो जाएगा, जैसे इस पर F लग रहा है तो क्या होगा, Q गुने E, तो ये एक बल युग्म है, तो एक बल ले लेंगे QE, और दोनों के मध्य में, जैसे मान लेते हैं E का दिशा इधर है, P का दिशा इधर है, समझ में, तो E और P कुछ इस दिशा में है, ठीक है।
तो बल युग्म यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा P ऐसे दिशा में है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं x है, तो हम लोग क्या करेंगे साइन x, तो साइन x लेंगे तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कितना होगा x बराबर कितना होगा 2a साइन थीटा। समझ में आ गई, तो ये बल युग्म ले लिया और बल युग्म के बीच में दोनों के बीच में दूरी होगा, ठीक है, इस बल और इस बल के बीच में, ठीक है, तो परपेंडिकुलर दूरी होगा, लंबा दूरी कितना हो जाएगा ये x के बराबर होगा, और x कितना है 2a साइन थीटा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2a साइन थीटा, यही टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा, q गुने 2a, q गुने दोनों के बीच में दूरी, q गुने 2a क्या हो जाएगा p हो जाएगा, तो p साइन थीटा। समझ में, तो यही हमारा टॉर्क हो जाएगा। ये मैक्सिमम इसका वैल्यू कितना होगा, टाउ मैक्स कितना होगा, कितना होगा जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा। समझ में आ गया, तो ये टाउ मैक्स हो जाएगा। थीटा का मान यदि 0 डिग्री होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, तो टाउ क्या हो जाएगा, टाउ बराबर 0 न्यूटन मीटर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब थीटा का मान 180 डिग्री भी होगा, तो टाउ का मान कितना होगा, साइन 180 डिग्री रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, साइन 0 भी 0, साइन 180 भी 0 ही होता है, ठीक है। तो थीटा का मान 180 डिग्री रखेंगे बाबू, तो टाउ का मान भी क्या हो जाएगा 0 न्यूटन मीटर। इसका ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, न्यूटन मीटर जो होता है क्योंकि ये बल है क्यू और दोनों के बीच में दूरी है, दोनों का हम लोगों ने क्या किया गुणनफल, हमारा टॉर्क है, ठीक है, समझ में। तो ये घूर्णन बल है, तो ये चीजें आपको समझना होगा कि इसका जो परिमाण है वो मैक्सिमम कब आएगा 90 डिग्री पर, और मैक्सिमम 90 डिग्री जब यहाँ पर रख देंगे तो परिणाम जो मैक्सिमम आएगा, टाउ मैक्स की बात मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा क्यू पी ई, कि साइन 90 हो जाएगा तो क्या आएगा P गुने E, ठीक है। बस यहीं तक हम लोगों को समझना था, बस ये आपका ओवर होता है, ध्यान देकर पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से।